नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने की देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत, खुद भरी उड़ान। पीएम मोदी ने कहा, देश नहीं भूल सकता कि कुछ लोग पुलवामा में जवानों की शहादत पर दुखी नहीं हुए थे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल शिक्षा के संबंध में जारी की नई अधिसूचना। बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। ब्रिटेन नागोर्नो काराबाग को देगा 10 लाख पाउंड की मानवीय सहायता। और चीन के शिंजियांग उइगर में कोरोना के नए मामले फिर सामने आए। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गृह राज्य गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया, जहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच उड़ान भरकर देश की पहली सी प्लेन सेवा की विधिवत शुरुआत की। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि और मनोहारी एकता परेड का निरीक्षण करने के बाद तालाब संख्या 3 पर स्थित वाटर एरोड्रम से उड़ान भरकर इस सेवा की शुरुआत की। जब वह पहाड़ियों से घिरे इस जलीय हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने वाले थे, उससे पहले उन्हें चालक दल के एक सदस्य ने आपातकालीन सुरक्षा संबंधी जानकारी दी और उन्होंने इसे गौर से सुना। इस सेवा के लिए निजी उड्डयन सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइसजेट 19 सीटों वाले विमान का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें शुरुआत में 12 सीटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह केवड़िया और अहमदाबाद के बीच की लगभग 200 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग के करीब 4 घंटे के बजाय 45 मिनट में तय करेगी। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू होने वाली इस योजना के लिए इसी साल जुलाई में केंद्र, राज्य और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट दोनों नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार शुरुआत में दोनों के बीच सी प्लेन सेवा के 2 दैनिक फेरे रखने की योजना है। किराया एक तरफ से प्रति व्यक्ति 1500 रुपये होगा। पानी और जमीन दोनों से उड़ान भरने में सक्षम इस विमान को कनाडा में बनाया गया है और इसे स्पाइसजेट मालदीव से खरीदकर यहां लाया है। पाकिस्तान की ओर से पुलवामा आतंकी हमले के पीछे उसका ही हाथ होने की हालिया कथित स्वीकृति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस घटना को लेकर राजनीति करने को लेकर विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि यह देश कभी नहीं भूल सकता कि कुछ लोग पुलवामा हमले में जवानों की शहादत पर दुखी नहीं हुए थे। कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि उस समय वे लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। कई लोगों ने उस समय भद्दी राजनीति की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पड़ोसी देश पाकिस्तान की संसद में सत्य का स्वीकार किया गया है, तो इन लोगों का चेहरा सामने आ गया है और वे राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यह भी सामने आया है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि राष्ट्रहित के लिए ऐसी राजनीति ना करें। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत और एकता दूसरों को खटकती है। वे हमारी विविधता को हमारी कमजोरी बनाना चाहते हैं और एक दूसरे के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। सीमा पर भारत की नज़र और नज़रिया बदल गए हैं। अपनी धरती पर नज़र रखने वालों को करारा जवाब देने की ताकत है। आतंकवाद विरोधी फ्रांस के कदमों की खिलाफत की और इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कई देश आतंकवाद के समर्थन में आगे आ गए हैं, जो विश्व शांति के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। प्रत्येक सरकार को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ऐसी हिंसा से किसी का भी भला नहीं हो सकता। भारत भी वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है और अपनी एकता और धन शक्ति से इसे पराजित किया है। गौरतलब है कि पिछले साल पुलवामा आतंकी हमले में अर्धसैनिक बलों के 40 जवान मारे गए थे। सरकार ने इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक से सीमा पार बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमला किया था। पुलवामा हमले तथा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। हाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाने वाले मंत्री फवाद चौधरी ने वहां की संसद में स्वीकार किया था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश में मेडिकल शिक्षा को अधिक आसान और प्रभावी बनाने की दिशा में पूर्व के नियमों में कई परिवर्तन करते हुए
आज नई अधिसूचना जारी की, जिसके तहत अब मेडिकल कॉलेजों में स्किल लैब होना आवश्यक है। साथ ही 2 नए शैक्षिक विभाग आपातकालीन चिकित्सा व फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास विभाग भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि आज जारी अधिसूचना वार्षिक MBBS प्रवेश विनियमन 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं ने तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद के मेडिकल कॉलेजों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं 1999 का स्थान लिया है। यह नई अधिसूचना उन सभी नए मेडिकल कॉलेजों पर लागू होगी जिनकी स्थापना का प्रस्ताव है या जो पहले से स्थापित हैं तथा अकादमिक वर्ष 2021-22 से अपनी वार्षिक MBBS सीट में बढ़ोतरी के इच्छुक हैं। कुछ समय की अवधि के लिए स्थापित मेडिकल कॉलेज इस अधिसूचना से पहले लागू प्रासंगिक नियमों द्वारा प्रशासित होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रतिवर्ष MBBS दाखिलों के लिए अनुमोदित सभी मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल संस्थानों के पास 24 विभाग होने अनिवार्य हैं, जिसमें से विकिरण ऑन्कोलॉजी विभाग वैकल्पिक है। जिन विभागों को अनिवार्य किया गया है उनमें मानव शरीर विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, बाल रोग विज्ञान, मनोचिकित्सा, त्वचा विभाग, श्वसन मेडिसिन, जनरल शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग विज्ञान, विकिरण विज्ञान, कान नाक गला रोग विज्ञान, नेत्र रोग विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री विज्ञान, एनेस्थियोलॉजी, दंत रोग, फिजिकल मेडिसिन एवं पुनर्वास, आपातकालीन मेडिसिन, विकिरण ऑन्कोलॉजी शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज इन विभागों के अलावा अध्यापन संबंधी आवश्यकताओं तथा लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य विभाग भी स्थापित कर सकते हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पेट्रोकेमिकल कारोबार पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रभाव जरूर रहा, किंतु समूह की अन्य कंपनियों ने विश्लेषकों एवं बाजार के पंडितों के अनुमानों को झुठलाते हुए शानदार कारोबार और शुद्ध लाभ में जोरदार वृद्धि हासिल की। RIL के शुक्रवार देर रात 2020-21 की दूसरी तिमाही के घोषित नतीजों में 9,567 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित है। हालांकि यह पिछले वर्ष की इसी तिमाही से 15% कम है, किंतु बाजार विश्लेषकों से कहीं बेहतर है। कंपनियों के कारोबार पर विश्लेषण करने वाली प्रमुख ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों की राय में रिलायंस का मुनाफा करीब 9,017 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था। इसके उलट कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ एक बार फिर 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है, जो कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ पिछली तिमाही के मुकाबले 28% बढ़कर 10,602 करोड़ रुपए रहा। मुकेश अंबानी के नए कारोबार वाली रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स शानदार प्रदर्शन के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंसोलिडेटेड आय 27.2% की मजबूत क्रमिक वृद्धि के साथ तिमाही में 1,28,285 करोड़ रुपए रही। कोविड-19 के कारण उपजी परिस्थितियों में दुनिया भर में ईंधन की मांग और कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई थी। इसका असर रिलायंस के ऑयल एंड गैस कारोबार पर भी पड़ा। कोरोना वायरस में सबसे अधिक प्रभावित जून तिमाही के मुकाबले सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ में 28% का उछाल देखने को मिला है। रिलायंस जियो ने रिलायंस समूह की सभी कंपनियों में सबसे जोरदार नतीजे दिए। पिछले साल समान तिमाही में 990 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ को करीब तिगुना करते हुए सितंबर तिमाही में कंपनी ने 2,844 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। राजस्व में भी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा देखने को मिला। कंपनी के ARPU यानी प्रति ग्राहक आय में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सितंबर तिमाही में यह 145 रुपए रहा, जबकि जून तिमाही में यह 140 और एक वर्ष पहले 2019-20 की सितंबर तिमाही में यह करीब 120 रुपए ही था। चीन के अलावा 40 करोड़ से अधिक ग्राहक संख्या रखने वाली रिलायंस जियो विश्व की पहली कंपनी बनी है। कंपनी के स्टोर्स की कुल संख्या बढ़कर 11,931 हो गई है। रिलायंस रिटेल ने $5.6 अरब यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यह पिछले साल की इसी तिमाही से मामूली कम है। हालांकि जून तिमाही के मुकाबले इसमें 30% का उछाल देखने को मिला है। पिछली तिमाही के मुकाबले रिलायंस रिटेल के शुद्ध लाभ में भी 125% से अधिक का इजाफा देखने को मिला। नतीजों पर टिप्पणी करते हुए RIL अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा, हमने पेट्रोकेमिकल्स और रिटेल वर्ग में अच्छा सुधार किया है। जियो में हमारा कारोबार लगातार मजबूत हुआ है और कुल मिलाकर हमने पिछली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में बेहतर नतीजे दिए हैं।
ब्रिटेन अजरबैजान के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों नागोर्नो काराबाख को 10 लाख पाउंड की मानवीय सहायता प्रदान करेगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटेन ने अजरबैजान के साथ संघर्ष के बीच रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के आग्रह पर यह सहायता राशि प्रदान करने का फैसला लिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में आरसीआरसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवीय सहायता के लिए नागोर्नो काराबाख को $90 लाख की सहायता राशि प्रदान करने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय परिषद के आग्रह पर संकट में फंसे नागरिकों के लिए ड्रेसिंग किट और पट्टियों जैसी चिकित्सकीय सामानों के लिए ब्रिटेन 10 लाख पाउंड की सहायता राशि प्रदान करेगा। चीन के स्वायत्त क्षेत्र शिंजियांग उइगर में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को यह जानकारी दी। आयोग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि बिना किसी लक्षण वाले कोरोना के 38 मामले सामने आए हैं, जिनमें 23 स्वायत्त क्षेत्र के बाहर से आए हैं। इसके अलावा शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 27 पुष्ट मामलों में भी क्षेत्र से बाहर के मामले देखने को मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार शंघाई में चीन से बाहर के कोरोना के 2 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इस वैश्विक महामारी से जुड़ी कोई मौत नहीं हुई है। बाहर से आए नए मामलों में से 8 शंघाई से, तिनजियान में 5, सिचुआन में 4, झेंगियांग और ग्वांगडोंग में 3-3 और हैबे, इनर मंगोलिया, हुनान और यूनान में 1-1 मामले आए हैं। चीन में कोरोना से स्वस्थ होने के बाद शुक्रवार को 17 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शुक्रवार तक देश में बाहर से आए कुल 3,359 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 3,060 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और 299 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इन मामलों में कोई मौत नहीं हुई है। शुक्रवार तक देश में कोरोना की कुल संख्या 85,973 तक पहुंच गई थी, जिनमें 355 रोगियों का इलाज चल रहा है और 9 गंभीर हैं। आयोग के अनुसार कुल मिलाकर 80,984 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 4,634 लोगों की मौत हुई है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थे आज के देश दुनिया के मुख्य समाचार। अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।